तैयार हो जाइए नए हफ्ते की दमदार शुरुआत के लिए। दुनिया भर के बाजारों से बेहतरीन संकेत और इस वक्त बाजार गैप से ऊपर खुलने को है तैयार। गैप से खुलने के बाद और बढ़ेंगे या रुकेंगे, लेंगे इस सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। आने वाले हफ्ते के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किन स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए, बाजार की चाल कैसी रहेगी, इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे अनिल जी के साथ। और आज एक जो नई आईपीओ खुल रही है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सर बताइए, आज के सबसे बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? दीप, देखिए, ट्रिगर्स पूरी तरह से दुनिया भर के बाजारों से आते हुए दिख रहे हैं और ज़्यादातर ट्रिगर्स अच्छे हैं, बेहतर साइड पर आते हुए दिख रहे हैं। सबसे बढ़िया खबर तो ये है कि रूस से जो खबर आई है वो काफ़ी उत्साह बढ़ाने वाली है और वहाँ की एक कंपनी ये दावा कर रही है कि कोरोना की वैक्सीन पर उन्हें बड़ी सफलता मिली है, उन्होंने ह्यूमन ट्रायल किए हैं और वो सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है दुनिया भर में जो आती हुई दिखी है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि सबसे अच्छी खबर, लेकिन उसके अलावा भी अच्छी खबरें और हैं। डाउ 370 अंकों की शानदार मजबूती के साथ बंद हुआ है शुक्रवार को। उम्मीद से कहीं बेहतर रही तेजी। और इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स अभी भी इतनी तेजी के बाद मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। नैस्डैक ने फिर से एक नया रिकॉर्ड बना दिया। सेल डीमार्ट के नतीजों पर जो वीकेंड पर नतीजे आए हैं उस पर एक्शन आज आपको देखने को मिलेगा। प्राइमरी मार्केट में लंबे समय बाद एक्शन होता हुआ दिख रहा है। रोजारी बायोटेक का आईपीओ आज खुल रहा है और इस पर भी हम अब थोड़ी देर में विस्तार से करेंगे बातचीत। यस बैंक का ऑफर्स फॉर सेल भी 15 तारीख को खुलने वाला है, उस पर भी हम विस्तार से करेंगे बातचीत। बिल्कुल अनिल जी, तो प्राइमरी मार्केट्स में तो भरपूर एक्शन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर सर उससे पहले अगर मैं बाजार के बारे में एक सवाल आपसे कर सकूं, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने काफी एक्शन देखा और बैंक निफ्टी स्पेशली काफी एक्टिव रहा। हायर लेवल्स के अटेम्प्ट करी पर वो उतने सक्सेसफुल नहीं रहे एंड ऑफ द वीक में जाकर। पर क्या लग रहा है सर, जिस तरह से अच्छी खबरें आ रही हैं, मार्केट्स थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रही हैं लोअर लेवल्स पर, क्या एक बार फिर से इस हफ्ते एक नया अटेम्प्ट कर सकता है बाजार? वो जो 200 डीएमए आती है वो 10,884 के करीब आती है, क्या वहां पर एक बार फिर से अटेम्प्ट कर सकता है और इस बार क्या होल्ड कर सकता है बाजार? ऐसा लग रहा है, क्या संकेत आ रहे हैं सर? दीप, अटेम्प्ट तो पक्का करेगा। होल्ड करना है तो इसी हफ्ते करना है। अगर इस हफ्ते आप उसके पार निकलकर नहीं टिके तो फिर आपसे नहीं होगा। ये बात पक्के तौर पर मान के रख लीजिए, क्योंकि आप ब्रॉडली अगर आप देखें तो पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन से बाजार कंसोलिडेशन के मूड में ही है। 10,700 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दे रहे हैं। आप पिछला पूरा हफ्ता देख लीजिए ना, आप पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन देखिए। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में आपको लोएस्ट क्लोजिंग मिली है 10,705 की और हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है 10,813 की। यानी कि 100 पॉइंट की रेंज में आपने पूरा हफ्ता क्लोजिंग बेसिस पे निकाल दिया पिछले 5 सेशन। अब ऐसे में अगर आपको 11,000 की तरफ बढ़ना है तो इसी हफ्ते बढ़ना है, और अगर 11,000 की तरफ किसी वजह से न बढ़े तो फिर आपको करेक्शन देखना ही पड़ेगा। एक लेवल पर ऊपर आने के बाद आप कब तक वहीं टिके रहेंगे, थकेंगे। तो मेरे ख्याल से जो 10,885 का लेवल है वो टच भी होना चाहिए, पार भी होना चाहिए, और होना है तो इसी हफ्ते होना है। और इस हफ्ते नहीं होगा तो फिर होगा भी नहीं, फिर लंबा समय लगेगा। फिर उसके पहले आपको शायद और नीचे आ जाना पड़ेगा कि जो 10,500 10,550 तक आना पड़ सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब कोई ऐसी खराब खबर आ जाए, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो साफ तौर पर बाजार में 2 तरह से ट्रेड हो रहा है। पहला तो ये कि जो ट्रेंड है वो तेजी का है, और उस तेजी के ट्रेंड में बाय ऑन डिप्स अगर आप ओवरनाइट रिस्क लेकर जा रहे हैं तो खरीदारी की तरफ आपको कंफर्ट ज्यादा है, और खरीदारी भले बाजार नीचे बंद हो रहा हो लेकिन नेक्स्ट डे आपको अच्छी ओपनिंग दे देता है, या उतनी खराब ओपनिंग नहीं देता जो आप शायद 3:30 बजे सोच रहे हो कि कल ऐसा खुलेगा। फर्ज करें शुक्रवार के दिन ही जिस तरह से आप दिन के निचले स्तरों के आसपास जाकर बंद हुए, उस दिन थोड़ी किसी को कॉन्फिडेंस था कि सोमवार को आप 50, 60, 70 पॉइंट ऊपर खुल जाएंगे। लेकिन देखिए, अमेरिका में उम्मीद से कहीं बेहतर तेजी हुई है। अमेरिका में उसके बाद अमेरिका के फ्यूचर्स भी मजबूत ट्रेड कर रहे हैं। तो जो ओवरनाइट पोजीशन रखने में जो रिस्क लेकर जा रहे हैं उसमें रिवॉर्ड जो मिल रहा है, जो पैसा बन रहा है वो तेजी करने वालों का बन रहा है, मंदी करके जाकर आपको पोजीशन नहीं बन रही। तो इस लिहाज से हर गिरावट में आपके लिए खरीदारी आती हुई दिख रही है। अब जैसे जैसे आप 11,000 के नजदीक पहुंचे, काफी इन्वेस्टर्स भी ऐसे हैं जो वैल्यूशंस को लेकर चिंतित है कि भाई बड़ी तेजी हो गई, ग्राउंड रियलिटी के अलावा कहीं दूर है, चाहे वो बिजनेस की हो चाहे कोरोना की हो, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिख रही। तो ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच की कशमकश है, जहाँ ट्रेडर्स पूरी तरह से बुलिश हैं, हर गिरावट में खरीदारी का मौका देख रहे हैं। इन्वेस्टर्स थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के मूड में, हल्के होने के मूड में कि बड़ी तेजी बन रही है, यूफोरिया है, थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा है, तो ऐसे लेवल पर धीमे धीमे हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये हफ्ता भी इस लिहाज से दीप है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोनों तरफ के मूव्स आपको आते हुए दिखेंगे। ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत बढ़िया मौका होगा। इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ
क्विक इन्वेस्टमेंट्स वाले भी आइडिया होंगे, तो जो लोग पुराना स्टॉक लेकर बैठे हैं उनको बढ़िया मुनाफा या बड़े भाव आने की संभावना भी इस वक्त हफ्ते बनती हुई दिखेगी। तो मुझे लगता है एक बढ़िया एक्शन के लिए हमें तैयार होना चाहिए इस हफ्ते। तो चलिए अनिल जी, फिर बढ़िया एक्शन के लिए ही तैयार होते हैं। सर बताइए, आज के आपको संकेत कैसे लग रहे हैं? जो 2 दिनों की खबरें आई हैं, मार्केट का एक्शन लगा है, उससे आज के सेटअप के क्या संकेत आ रहे हैं? मैं आपको ग्लोबल संकेत बता दूं दीप। ग्लोबल संकेतों में 2 चीजें बड़ी हुई है। पहला, जो रशिया में वैक्सीन मिलने का जो दावा कंपनी कर रही है, अब ये नहीं पता कि वो दावा कितना सही है गलत है। मुझे लगता है कि उसका एक रिकग्निशन आ जाए WHO से या कुछ और जो एजेंसीज हैं दुनिया भर में, वो ये मान ले कि हाँ ये दावा सही है। लेकिन उन्होंने पहली कंपनी है जो ये कह रही है कि हमने ह्यूमन ट्रायल करके देख लिया और ये वैक्सीन सक्सेसफुल है। अगर ऐसा है, बहुत स्वागत योग्य है और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो सैकड़ों कंपनियां दुनिया भर में ऐसी है जो वैक्सीन बढ़ाने की दौड़ में, और बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो अलग अलग स्टेज पर है। कोई बिल्कुल, वो कहते हैं ना, फोटो फिनिश में कौन आगे निकलता, वही वाली बात है। और अब हमें ये पता है कि आज नहीं तो कल, महीने भर बाद, हफ्ते भर बाद, 2-3 महीने बाद कब आएगी, लेकिन वैक्सीन आपके सामने होगी जरूर। ये बात साफ है। और शायद यही वजह है कि वैक्सीन आने की उम्मीद को भी बाजार काफी हद तक पचा चुका है, तो कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों को भी पचा चुका है। क्योंकि जिस तरह से रिकॉर्ड आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, अमेरिका में जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, ये वाकई में 71,000, मतलब 35,000 के 30,000 के आंकड़े पर मेरे ख्याल से, मुझे याद है, अगर सही याद है, तो ट्रंप साहब ने ये कहा था कि फ्लैटनिंग ऑफ कर्व है और वहां से ग्लोबल मार्केट्स में तेजी बनी है। अगर ट्रंप साहब को ये गलत फहमी है कि उनके फ्लैटनिंग ऑफ कर्व बोलने की वजह से तेजी बनी है, तो मैं बता दूं, इस तेजी में पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक संस्था का या एक जन का आप देना चाहें तो वो यूएस फेड है, यूएस फेडरल रिजर्व, और जेरेमी पावेल है, जिन्होंने पूरी तरह से लिक्विडिटी दी है सिस्टम में, पैसे डाले हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने ट्रंप साहब के कहने पर डाले। पावेल साहब और ट्रंप साहब तो एक दूसरे से आंख मिलाकर बात भी नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जेरेमी पावेल को पता है अमेरिका की इकोनॉमी को संभालने का एक ही तरीका है, डॉलर छापिए, सिस्टम में लिक्विडिटी डालिए, एसेट्स खरीदिए, और वो फॉर्मूला सक्सेसफुल रहा है। तो पूरी तरह से अगर कोरोना की वजह से किसी ने तेजी की और वो अपने आप को समझदार समझे, तो ये गलत फहमी है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े तो उस तरफ है नहीं। लेकिन हाँ, लिक्विडिटी की वजह से जो तेजी हुई है वो पूरे ग्लोबल मार्केट्स में काम आती हुई दिख रही है, और ये उसका असर न सिर्फ अमेरिका पर पड़ा है बल्कि सारे देशों में। इनफैक्ट बाकी कई देश ऐसे हैं जहां हालत और भी खराब है, जहां इकोनॉमी की हालत और भी खराब है, उसके बावजूद तेजी होती दिखी है। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि जो कुछ भी आपके सामने डेटा है, चाहे वो कोरोना के मरीजों की संख्या का हो, चाहे वो कोरोना की वैक्सीन मिलने का हो, दोनों ही चीजें बाजार को पता है। इसमें से दोनों चीजों में ऐसी कोई चीज नहीं है। हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि 2 महीने पहले हमने नहीं सोचा था कि 70,000 मरीज रोज अमेरिका में दिखेंगे। ये तो सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है, बिल्कुल है। लेकिन बाजार को रिएक्शन देना ही नहीं है। अगर पता नहीं बाजार रिएक्शन देगा या नहीं देगा, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन किस दिन देगा ये भी कहना मुश्किल है। तो कोरोना को लेकर बाजार का रिएक्शन क्या रहेगा, ये बहुत विचित्र सी स्थिति है। लेकिन अभी तक जो कुछ तेजी बन रही है वो लिक्विडिटी से बन रही है, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार फिर दोहरा रहा हूं, हर हफ्ते दोहराता हूं, इस मार्केट को ट्रेड करने का एक ही तरीका है, आप ट्रेंड के साथ रहें, ट्रेंड तेजी का है। दूसरा तरीका ये, आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। किस लेवल के नीचे बाजार अगर जाता है तो मुझे अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी है या खत्म करनी है। कम करने का लेवल अलग होगा, खत्म करने का लेवल अलग होगा। तो ये 2 लेवल अगर आपको पता है दीप, तो फिर आपको कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर आप सेफ हैं और बाजार की तेजी को अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि किस लेवल पर जाएगा, कहां जाकर रुकेगा, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। क्या ये 11,000 पर टॉप बनाएगा, 11,500 पर बनाएगा, या फिर से 12,430 कर देगा, ये कोई नहीं कह सकता। लिक्विडिटी का फ्लो इस वक्त इतना स्ट्रांग है, इतना पैसा आ रहा है मार्केट में कि आप मंदी के बारे में सोच नहीं सकते हैं। लेकिन अगर बाजार का मूड कोई बदलेगा तो अनएक्सपेक्टेड न्यूज, जो मुझे आपको बाजार को पता नहीं है, जो पता बाजार को है उस न्यूज पर बाजार गिर नहीं सकता, जो पता बाजार को उस न्यूज पर बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकता। तो बाजार को अगर अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज आई, वो आए ना भी आए, अगर नहीं आती है तो आप इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे, और जब आती है तो आपको अपनी स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। ये दोनों तरीके से मेरे ख्याल से आप इस बाजार को अप्रोच कर सकते हैं। जी दीप।
बिल्कुल अनिल जी, तो मोमेंटम के साथ नहीं लड़िए, ये आपको जानना जरूरी है। सर, इसलिए आपने ट्रेंड पॉजिटिव रखा है, सेंटिमेंट आज के लिए न्यूट्रल है। थोड़ा इसके बारे में भी आगे विस्तार पर चर्चा करेंगे, जिस तरह से फंड फ्लोज और एफएनओ के क्यूज आ रहे हैं। पर यह भी बताइए सर कि अब रेंज क्या निकल कर आ रही है, जैसे कि आपने कहा इस हफ्ते का सेटअप दिख रहा है। जी दीप, देखिए ग्लोबल ट्रेंड, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव, एफआई नेगेटिव, डीआई नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, ये ध्यान में रखिएगा। और आज के सेशन में बाजार को अगर ऊपर में कहीं अटकना है तो इस अटकने के सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होगा दीप, और वो कारण है कि एफआईज और घरेलू फंड दोनों ही ऊपरी स्तरों पर बेचे, जिसमें मैं आगे विस्तार से बात करूंगा। वायदा कारोबार के संकेत कॉशियस से न्यूट्रल आए, ये एक अच्छा परिवर्तन हुआ है। सेंटीमेंट कॉशियस से न्यूट्रल हुआ है, अच्छा परिवर्तन हुआ है। ट्रेंड पॉजिटिव है। निफ्टी 10,675, 10,725 एक ही रेंज दे रहा हूं, और लगभग पूरे हफ्ते, पिछले हफ्ते दीप मैंने यही रेंज दी कि यही आपके लिए सपोर्ट रेंज है। आज भी यही सपोर्ट रेंज है, इस रेंज को तोड़ा नहीं है, बाजार ने रेस्पेक्ट किया है। ऊपरी रेंज में आपको दे रहा हूं 10,800, 10,850 की, ये प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है डे ट्रेडर्स के लिए। 10,850 के पार निकलकर टिके तो फिर एक और अच्छी तेजी की तैयारी हो सकती है, जहां पहला लेवल शायद आप जो बता रहे हैं 200 दिनों का मूविंग एवरेज 10,885 के आसपास हो सकता है। तो वहां से लेकर 10, तो मैंने राउंड फिगर में 10,900, 10,975 का ऊपरी रेंज दिया है, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। वहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वहां बाजार पहुंचा तो आपको प्रॉफिट बुक करके एक करेक्शन का इंतजार भी जरूर करना चाहिए। वो अच्छी प्रॉफिट बुकिंग रेंज है, यानी कि जितना 11,000 के नजदीक आप प्रॉफिट बुक कर पाए। अब आइए बैंक निफ्टी 22,000, 22,200 एक ही रेंज नीचे की दे रहा हूं, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। पहला तो यह कि कल का लो ही ना टूटे 22,300, शुक्रवार का, लेकिन फिर भी 22,000, 22,200 बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है। 22,675 से 22,875 ये 200 पॉइंट की रेंज ऊपरी रेंज है, जहां पर आपको बाजार रुकते हुए, बैंक निफ्टी रुकते हुए, प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिख सकता है। अगर गलती से पार किया, वैसे संभावना कम है, तो 23,000, 23,100 फाइनल टारगेट है बैंक निफ्टी का अभी के लिए। देखेंगे इसको पार करने में थोड़ा सा और कुछ चाहिए, और ट्रिगर्स चाहिए। निफ्टी की आज की दिन की रेंज 10,725, 10,800, मीडियम रेंज 10,700 से 10,850। ज्यादा संभावना दीप है कि आप इसी मीडियम रेंज से काम चला लें, इसी में आज दिन निकाल लें, लेकिन फिर भी सेफर साइड पर बड़ी रेंज 10,675, 10,900 की निकल कर आती है, जिसपे आपको साफ तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ओके, अब आइए बैंक निफ्टी 22,300, 22,600 ये आज की छोटी रेंज है, जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। मीडियम रेंज 22,200 से 22,675 की निकल कर आती है, इस पर फोकस करिए। और बड़ी रेंज जो है वो 22,000 से लेकर 22,875 की निकल कर आती है। ये आपके लिए बैंक निफ्टी की तीनों रेंज हो गई। पुट कॉल रेशियो 20 बेसिस पॉइंट घट कर आया। मैं वायदा कारोबार के डेटा के वक्त बात करूंगा इसके बारे में। और विक्स कंफर्टेबल स्टेबल है। जी अनिल जी, तो ये तो रहे आज के सेटअप, जहां तक आपको नजर देनी है और कैसे संकेत और रेंज निकल कर आ रहे हैं। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है सर, उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, एक ही स्टॉप लॉस है दीप, वेल डिफाइंड 10,675। इसमें इंट्राडे के लिहाज से देखना है तो वो देख ले, एंड पोजिशनल के लिहाज से देखना है तो वो देख लें। जो भी है 10,675 का स्टॉप लॉस रख के आप तेजी की पोजीशन में बने रहिए। और इससे छोटा स्टॉप लॉस क्या मिलेगा दीप, मुश्किल से 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो इतना स्टॉप लॉस तो आप तेजी के मार्केट में लेकर चलेंगी। बैंक निफ्टी पर 22,200 बहुत छोटा स्टॉप लॉस दिया है। मैं 22,000 भी दे सकता था, लेकिन मुझे ज्यादा रिस्क रखनी ही नहीं है, तो 22,200 का स्टॉप लॉस काफी है बैंक निफ्टी पे, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। जिनकी शॉर्ट पोजीशन है उनके लिए वेल डिफाइंड क्लियर कट एक ही स्टॉप लॉस है 10,850, बिना दिमाग लगाए इसके ऊपर अपनी शॉर्ट भी काट लें, क्लोज हो तो भी आप निकल जाएं। 22,700 बैंक निफ्टी का मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे खींचा है, 23,100 से 22,700 पर ले आया हूं। वही वाला फॉर्मूला है कि ज्यादा रिस्क नहीं रखनी, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी अपने आप में ठीक है। तो ये 22,700 आपका स्टॉप लॉस है डे बेसिस पर और पोजिशनल बेसिस पर। जी दीप। ओके, ये है आपके लिए जहां तक आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन का सवाल है, किस तरह से ध्यान रखना है। नई पोजीशन सर कैसे बनाएंगे आज? नई पोजीशन निफ्टी खरीदी है 10,675 के स्टॉप लॉस के साथ। 10,800 शायद उसके आसपास हम खुले, उसके ऊपर माफ कीजिएगा 10,835 उसके आसपास हम खुले, ये दूसरा लेवल होगा। 10,875, 10,900 तीसरा चौथा लेवल है जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। बहुत हुआ तो 10,950 तक, वैसे संभावना कम है लेकिन 10,950 तक का टारगेट निकल कर आता है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 10,900 से 10,975 की रेंज में शॉर्ट करें। जाहिर सी बात है जितना आप ऊपर में 11,000 के नजदीक बेच पाएंगे उतना सेफ रहेंगे। 11,025 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए
10,850, 10,800 और 10,775, ये 3 लेवल्स हैं जिसके लिए निफ्टी में आपको बिकवाली करनी चाहिए। अब दीप यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऊपर के लेवल पर बेचे भी जरूर। ऐसा नहीं कि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, सब कुछ ठीक है तो हमें बेचना नहीं है। जिन लेवल के आसपास आप 11,000 के नजदीक पहुंचेंगे तो वो एक अच्छी रेंज जहां बेचा जा सकता है। लेकिन आपको यही कि बेचने में एक ही चीज ध्यान में रखनी है, दो। पहला, आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए क्योंकि आप ट्रेंड के विपरीत बेच रहे हैं। तो अगर आप बेच रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस कर दिया जाए और अगर ट्रिगर होता है तो उसे छोड़ देना है। उसमें फिर जिद नहीं करनी क्योंकि इन लेवल के ऊपर अगर निकल कर बाजार गया तो ब्रेकआउट भी बड़ा तगड़ा होगा। तो 11,025 आपका क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको बड़े मुनाफे के लिए नहीं बेचना है। बेचना है तो छोटे मुनाफे के लिए बेचना है। आप अगर सोचो कि मुझे बेचकर अचानक से 200-300 पॉइंट मिल जाए, वो नसीब से मिल सकते हैं, डेटा से नहीं मिलेंगे, ट्रेंड से नहीं मिलेंगे। अचानक किसी खराब खबर से गिर जाए वो तो किसी को पता नहीं। तो आप बेचकर छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करें। बड़ा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, नहीं तो आपको मुनाफा छोटा 50, 75, 100 पॉइंट के आसपास का सोचकर उस लिहाज से बेचना है। बेचने में ये 2 चीज ध्यान में रखें। तो स्किल ट्रेडर्स के लिए जो स्क्रीन पर बैठते हैं और जो दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं उन्हें ही बेचना है। बैंक निफ्टी खरीदिए 22,200 के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर 22,600, 22,675, ये 2 छोटे टारगेट है। इसके पार 22,850, 22,900, ये 2 बड़े टारगेट हैं जिसके लिए आपको खरीदारी करनी है। अल्टीमेटली टारगेट 23,000, 23,050 का बनता है। आई डोंट नो, वो आज के लिए ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने 22,850, 22,900 तक के टारगेट बैंक निफ्टी पर रखे हैं। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी जरूर करिए, करना ही चाहिए, बिल्कुल परहेज मत करिए, डरिए मत। 22,850 से 23,050, ये 200 पॉइंट की रेंज आपके लिए शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उन ट्रेडर्स के लिए जो स्किल ट्रेडर्स है, टीवी और ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठते हैं, स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं, पोजीशन से घूमना जानते हैं। बेच दीजिए इस लेवल पर 23,100, छोटा सा स्टॉप लॉस, ज्यादा लगाना है तो 23,150 उसके आसपास स्टॉप लॉस लगाइए, शॉर्ट कीजिए। 22,700, 22,625, 22,525, ये 3 टारगेट आपके बैंक निफ्टी पर बनेंगे जिसके लिए आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी ही चाहिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो ये है जहां तक नई पोजीशंस बनाने का सवाल है और ऊपरी लेवल पर आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी जहां पर आप फिर बिकवाली कर सकते हैं। सर, F&O बैन में देखें तो कई सारे नए एंट्रेंट्स हैं और कुछ चेंजेस भी हुए हैं, क्या है सारे अपडेट्स वहां पर सर? आना जाना लगा हुआ है। देखिए दीप, 4 स्टॉक बैन में आए हैं, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, वोडाफोन आइडिया, पीएनबी और इक्विटास। 2 बैन से बाहर निकले, आइबुल हाउसिंग और सेल के तो रिजल्ट्स भी आ गए, अब बैन से बाहर निकला है, और भेल और ग्लेनमार्क बने हुए हैं। ये आपके लिए बैन का अपडेट है। जी बिल्कुल अनिल जी, तो ये आपके लिए पूरा बैन का अपडेट है। अब बात करते हैं सर, जो प्राइमरी मार्केट्स में एक्शन होने वाला है। इतने महीनों में तो हम भूल ही गए थे कि आईपीओज भी आते रहते हैं। पहला आईपीओ आ रहा है इस कोरोना संकट आने के बाद, रोसारी बायोटेक। सर, कैसे देख रहे हैं इस आईपीओ को? कुछ अच्छा, कुछ बुरा जो इसके बारे में लग रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? दीप, इसमें पैसा लगाया जा सकता है। देखिए, स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनी, और सबसे बढ़िया चीज जो है इस वक्त वो है कि ये सेक्टर फोकस में, इस सेक्टर को लेकर लोगों को बड़ा उत्साह है, और नया खिलाड़ी आता है तो थोड़ा सा उत्साह वैसे ही बढ़ जाता है। हालांकि मैं एक चीज कहूंगा कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनके वैल्यूएशन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ और प्लेयर्स भी ऐसे हैं जो इसके मुकाबले में ज्यादा आकर्षक दिखेंगे। लेकिन एक आईपीओ का अपना चार्म होता है, एक अपना अट्रैक्शन होता है, और उस लिहाज से आपको थोड़ा क्विक पैसा बनाने का एक मौका ये आईपीओ दे सकता है। तो मेरा ये समझना है कि आईपीओ आने के बाद कंपनी की परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। तो सिर्फ पास्ट जो डेटा है उसके बेसिस पे देखेंगे तो आपको ग्रेन्यूल्स या 2-3 कंपनियां और ऐसी है जो आपको ज्यादा बेहतर नजर आएगी, ज्यादा सस्ती नजर आएगी, आपको लगेगा कि ये क्यों लूं, वो क्यों नहीं लूं। और वो सोचना गलत भी नहीं है, सही भी है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि एक चांस इस आईपीओ में लेना चाहिए, 2 वजह से। पहला, कंपनी अच्छी है, दूसरा सही स्पेस में है, तीसरा ये स्पेस इस वक्त बहुत डिमांड में है। तो अच्छे केमिकल कंपनियों के लिए इन्वेस्टर्स, और चौथा ये कि एंकर बुक जो बनकर आई है, एंकर बुक में अच्छे इन्वेस्टर्स आए, तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग पर पैसा बन सकता है। तो आप लिस्टिंग पर पैसा बनाने के लिहाज से भी लगा सकते हैं और मीडियम टर्म के लिहाज से भी। लिस्टिंग पर रीजनेबल मुनाफा बनेगा। अगर आप ये तोड़ फोड़ ये सोच रहे हो कि स्टॉक डबल लिस्ट हो जाए, 450 वाला 800, 900, 850 हो जाए, तो वो उतनी उम्मीद मत रखिए।
हाँ, अगर इसी तरह का मार्केट है, अभी आप 10,800 की निफ्टी पर, और सपोज जब ये लिस्ट होता है तब 10,800 की निफ्टी होती है, तो आपको 75-100 रुपए से 125 रुपए के आसपास की लिस्टिंग गेंस बनती हुई दिख सकती है, जो कि आपके लिए 15-20% का लिस्टिंग गेन रीजनेबल है, कम नहीं है। तो रीजनेबल लिस्टिंग गेन, हाँ मार्केट क्रैश हो जाए तो फिर आपके लिए वो थोड़ी सी रिस्क रहती है कि एसबीआई कार्ड में कैसा हुआ, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर आप होल्ड करेंगे मीडियम टर्म के लिए तो शायद आपको नुकसान ना हो। तो वो हल्की सी रिस्क मार्केट की है। अगर मार्केट स्टेबल रहा तो आपको एक लिस्टिंग पर छोटा मुनाफा मिल सकता है, और अगर मीडियम टर्म के लिहाज से भी आप लगाना चाहें तो इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। तो ये मेरी राय होगी, रोजारी बायोटेक के आईपीओ में आप पैसा लगा सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो आप पैसा लगा सकते हैं, निवेश के लिए भी लगा सकते हैं और छोटी मोटी या ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस के लिए भी आप पैसा लगा सकते हैं। सर दूसरी चीज जो आज और उसके बाद फंड फ्लोज और एफएनओक्यूज के बारे में बात करेंगे, पर जो ये येस बैंक की एफपीओ है सर, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इस पर आपकी क्या राय है सर, किस तरह से देख रहे हैं? और दो तरह से मेरे सवाल होंगे, अगर कोई पैसा लगाना चाहता है एफपीओ में तो वो करना चाहिए या नहीं, और जिनके पास ऑलरेडी येस बैंक के शेयर्स हैं क्या उनके लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटी है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए दीप, जिनके पास यस बैंक के शेयर है उन्हें तो 25 रुपए में बेचकर ऑफर फॉर सेल में पैसा लगाना चाहिए। क्लियर कट, उन्हें तो कोई सोचना ही नहीं है कि आपको 13 रुपए में, 12 से 13 रुपए की इशू प्राइस है, 12-13 रुपए में आपको मिल रहा है शेयर, तो फिर क्या सोचना है, क्यों सोचना है? तो सिंपल सी बात है, उन्हें तो पक्के तौर पर लगा लेना चाहिए, अपने शेयर बेच दें 25-26 रुपए में, और नीचे में वापस आप ऑफर फॉर सेल में लगा कर ले सकते हैं। और अब वही वाली बात है कि 15,000 करोड़ का एफपीओ है, अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिला तो कोई बात नहीं, और मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से मिल तो जाना चाहिए, ऐसी दिक्कत तो नहीं है कि, ऐसा तो नहीं है कि यस बैंक का ओएफएस बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाए, लेकिन फिर भी आप लगा सकते हैं। मेरा क्लियर कट व्यू है, 25-27 रुपए में डिलीवरी बेचने में कोई हर्ज नहीं है, और आप ऑफर फॉर सेल में लगा लीजिए। जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं उन्हें दो चीज़ देखनी है। पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी लोग, जब 10 रुपए में यस बैंक का शेयर कई सारे बैंकर्स को दिया गया था, तब ये बड़ा हंगामा हुआ था कि भाई रिटेल इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं, उन्हें भी मिलना चाहिए। और वो बात सही भी थी कि आप 25% उनके लिए वो ओपन रख के बाकी लॉक इन करके कर रहे हैं, तो लेकिन तब उन्हें 10 रुपए में दिया था, आज 12 से 13 रुपए में, तो अब भी 20 से 30% प्रीमियम पर, जिन प्रीमियम पर बैंकर्स को मिला उस प्रीमियम पर अब नए इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा है। शायद उसकी वजह ये हो सकती है कि इतने बड़े बैंकर्स जिन्होंने पैसा डाला है, एसबीआई समेत कई सारे बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स ने, आईसीआईसीआई, कोटक वगैरह ने डाला है, और अब बैंक स्टेबल हो गया, तो शायद ये 20 से 30% की प्रीमियम उस बात की ली जा रही है, उस जब पिछला ये पैसा आया था। तो फिर भी ठीक है, मेरा ये मानना है जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो एक चांस ले सकते हैं। 12 से 13 रुपए में बुरा नहीं है, स्टॉक स्टेबल हो चुका है, तो यहाँ से आपका थोड़ा पैसा बन जाएगा। तो जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी येस बैंक में पैसा डाल सकते हैं। देखिए, येस बैंक के लिए सबसे बुरा जो समय था वो निकल चुका, मैनेजमेंट चेंज हो चुका, इक्विटी बैंकर्स से भी आई है, और अब इक्विटी और बाजार से ये रेज भी कर पा रहे हैं। 15,000 करोड़ रुपए अगर और बैंक के पास आ गए इस ऑफर फॉर सेल से, तो फिर काफ़ी कुछ गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, और काफ़ी कुछ बैंक की परफॉर्मेंस भी आपको बेहतर होकर आना शुरू होती हुई दिखेगी। तो मेरा ये समझना है जो नए इन्वेस्टर्स पैसा लगाना चाहते हैं उन्हें भी अप्लाई करना चाहिए, और जिन लोगों के पास शेयर हैं वो एडिशनल खरीदना चाहें तो एडिशनल खरीद लें, और दूसरा ये कि आप चाहें तो अपना मार्केट में बेचकर वापस नीचे में ले लें। तो मुझे लगता है अगर आप 25-27 रुपए में बेचेंगे आपको नीचे में मिल जाएगा वापस लेने का मौका, और ऑफर फॉर सेल में भी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं। जी बिल्कुल अनिल जी, तो दोनों तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सर अब जरा संकेत की बात करते हैं जो वायदा कारोबार और फंड फ्लो से आ रहे हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, वहां से क्या लेवल्स निकल कर आते हैं सर? और जो एफआईएस और डीआईएस का एक्शन नेगेटिव है, इससे कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है? आज की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि 1,000 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है, 1,600 करोड़ के इंडेक्स बेच दिए, और 938 करोड़ के स्टॉक्स और बेचे, यानी कि 2,000 करोड़ की तो स्टॉक्स की बिकवाली दीप, और 1,600 करोड़ के इंडेक्स की। ये भारी भरकम बिकवाली शुक्रवार के सेशन में। भले ही स्क्रीन आपको उतनी खराब ना दिखी हो, लेकिन बिकवाली के आंकड़े बहुत ही खराब है, खराब नहीं बहुत ही खराब है। अब ग्लोबल मार्केट्स यू टर्न ले रहे हैं। शायद एफआईएस को ये डर रहा हो कि अमेरिका में खराब सेशन हो सकता है, वीकेंड का कोई डर रहा हो, भगवान जाने इतना क्यों बेचा है, इसका रीजन तो मुझे नहीं पता। तो अब दो चीजें हैं, पहला तो ये कि इन आंकड़ों के दम पर आप ये मानकर चल सकते हैं कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा सावधान रहना है। दूसरा ये कि जो शॉर्ट्स या जो कुछ तेजी की मंदी की पोजीशन बना ली है, या जो उन्होंने बेच दिया है,
तो अब हो सकता है बिकवाली का दबाव थोड़ा सा आपके लिए ऊपरी स्तरों पर कम हो जाए, लेकिन डेटा खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं। न सिर्फ इनके बल्कि घरेलू फंड की भी 431 करोड़ की बिकवाली है। तो 400 करोड़ की बिकवाली को मैं बड़ा नहीं मानता, लेकिन फिर भी मैंने न्यूट्रल नहीं लिखा और घरेलू फंड के डेटा नेगेटिव साइड पर इसलिए लिखे कि यह लगातार तीसरा चौथा दिन है जब घरेलू फंड ऊपरी स्तरों पर बिकवाली कर रहे हैं। तो बाजार के लिए एक ही समस्या है ऊपरी स्तरों पर टिकने में अभी, क्योंकि आप जैसे जैसे 11,000 के नजदीक पहुंच रहे हैं दीप, एक ही दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि क्या एफआईएस की बिकवाली के दबाव की वजह से, घरेलू फंड की बिकवाली के दबाव की वजह से आप ऊपर पहुंच के टिक पाएंगे क्या, ये क्वेश्चन मार्क इनकी तरफ से आ रहा है। हो सकता है कई सारे हेज फंड्स ऐसे हो, कई सारी एफआईएस ऐसा हो जो इस इंतजार में बैठी हो कि 11,000 पार करेगा तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे और फ्रेश और खरीदारी करेंगे। वो पॉसिबल है, होगा, हो भी सकता है, लेकिन अभी जब तक वो नहीं होता तब तक एक बार आपको ऊपर के लेवल पे थोड़ा सावधान रहना है। और ऊपर के लेवल पे सावधान रहने के दो संकेत है, पहला एफआईएस के डेटा, दूसरा पुट कॉल रेशियो। आज पुट कॉल रेशियो आपके लिए कंफर्टेबल है, 1.67 से 1.47, 20 बेसिस पॉइंट एक ही दिन में गिर के आ गया। शुक्रवार को मैं आपको यही बोल रहा था, पिछले हफ्ते हमने 2 दिन आपको ये बोला कि पुट कॉल रेशियो आपको कंफर्टेबल नहीं बना रहा है, ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है, करेक्शन आएगा। और वो करेक्शन 50-75, 100 पॉइंट का आपको निफ्टी में मिल जाता है, ताकि आपके लिए एंट्री लेवल सही हो जाए या एक बार अपनी तेजी की पोजीशन में आप प्रॉफिट बुक कर लें। तो पुट कॉल रेशियो अब कंफर्टेबल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत नीचे है कि जहां आप एकदम से खरीद लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिससे आपको डरना है। तो 1.47 का पुट कॉल रेशियो ठीक है। बाकी डेटा में आप देखिए 10,800 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल रहेगा आज के लिए। उसकी वजह यह है कि 10,800 के कॉल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 23 लाख शेयरों का वीकली सीरीज में। पहली बात तो ये है दी, हाईएस्ट तो नहीं बोलूंगा, 23 लाख शेयर, और हाईएस्ट तो 11,000 पे, वो 26 लाख शेयरों का लगभग बराबर है। उसके अलावा 12 लाख शेयर 10,800 के कॉल पर शुक्रवार को ही जुड़े। तो 10,800 के ऊपर खुलकर जब हम टिकेंगे तो ये 23 लाख शेयर ये रिस्क पर आएंगे, तो ये सपोर्ट देंगे आपको शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से। तो एक बार गैप से खुलने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप 10,800 को तोड़ेंगे, 10,800 के ऊपर बने रहेंगे और वो आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा देगा। तो पहला डेटा ये आज आपके काम का हो गया निफ्टी में 10,800 का। अब आइए बैंक निफ्टी, 22,500 के पुट पर 4 लाख शेयर हैं और कॉल्स में 3 लाख शेयर। उसके पार आप खुलकर टिकेंगे 22,600, 22,675 की रेंज में मुझे लगता है बैंक निफ्टी खुलना चाहिए, और उसके बाद 22,850, 22,900 तक जाने की कोशिश कर सकता है। 23,000 पार करना थोड़ा मुश्किल लगता है डेटा के लिहाज से, और उसकी वजह दीप 2 है। पहला, वीकली और मंथली दोनों ही सीरीज में 23,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से 12 लाख शेयर हैं कॉल्स में बैंक निफ्टी के, और उसमें से 5 लाख तो शुक्रवार को ही जुड़े हैं। तो 23,000 के जितना नजदीक आप बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक कर पाए, मौका मिले तो शॉर्ट भी करिए, वहां डरिएगा मत, घबराइएगा मत। मैं खुद आपको कह रहा हूं, लंबा तेजी वापस जो खुला मैदान हमें चाहिए वो 23,100 के ऊपर मिलेगा। नोट कर लीजिए, 23,000 तक शॉर्ट है, लेकिन 23,100 पार करके टिकता है तो शॉर्ट भी काटना है, डबल लॉन्ग भी करना है, वो चीज ध्यान में रखिए। लेकिन फिलहाल डेटा ये बता रहा है 22,900, 23,000 अगर आता है तो डेफिनेटली वहां प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट करना चाहिए, वो चांस आपको लेना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। ये 2 चीजों पर आप फोकस कर लीजिए। और नीचे की तरफ 22,000 बेहद मजबूत सपोर्ट है जो आसानी से टूटेगा नहीं, तो 1000 पॉइंट की रेंज है निफ्टी के लिए, 22,000, 23,000, और इसको आपको ट्रेड करना है। जी दीप। बिल्कुल लाल जी, तो एक रेंज आपको मिली हुई है, ऊपरी स्तरों पर थोड़ा प्रेशर जरूर आते हुए दिखेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स पर आपको आज फोकस करना चाहिए। कुछ ही देर में वरिंदर बंसल भी हमारे साथ जुड़ेंगे रिजल्ट एक्सरे के लिए, वहां पर भी देखेंगे क्या चर्चा होने वाली है। पर उससे पहले कुशल, मानसी, पूजा और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कि आज के खबरों वाले स्टॉक्स और ब्रोकरेज एक्शन किधर दिखेगा। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और कुछ स्टॉक्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत ट्रिगर्स से। एलआईसी के आईपीओ के लिए बोली जमा कराने का आज आखिरी दिन है, आखिरी तारीख है। सरकार ने एलआईसी आईपीओ के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स के लिए बोलियां मंगवाई हैं, जिसे आज जमा कराना आज आखिरी तारीख है जिसके लिए। डॉक्टर रेड्डीज और टाटा एलेक्सी दोनों ही आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। शुक्रवार के दिन बाजार बंद होने के बाद और वीकेंड में जो नंबर्स आए उसमें सबसे पहले सेल, आप देखिए अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। इनके मार्जिन 9.8% के अनुमान हम लगाकर चल रहे थे, जबकि 39% के मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं। मुनाफे के फ्रंट पर आप देखिए 6 टाइम्स यहाँ पर मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है। 133 करोड़ का हमारा अनुमान था, जबकि कंपनी का मुनाफा 2,725 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। 468 करोड़ से 2,725 करोड़ पर पहुंचा है। आय के फ्रंट पर जरूर करीब 12% की हमने देखी है, लेकिन मार्जिन और मुनाफे के फ्रंट पर नंबर्स काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। अदर इनकम भी आप देखिए 85% बढ़ी है और इनके एक्सपेंसेस जो है उसमें 35% की गिरावट आती हुई दिखी है। कैश स्पेस के नंबर्स, डीएनएफसी कंपनी की आय
करीब 6% गिरती दिखी है। मार्जिन 7.3% से 12.1% पर जाते दिखे हैं और मुनाफा यहां पर 94 करोड़ से बढ़कर 240 करोड़ पर जाता हुआ दिखा। 154% की बढ़त है, लेकिन यहां पर टैक्स एडजस्टमेंट 102 करोड़ के हैं जो कि इस तिमाही नतीजे में देखने को मिल रहे हैं। आईआरसीटीसी नंबर्स अच्छे रहे हैं। इनकी रेवेन्यू यानी कि आय में करीब 18% की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन 14% से 34% पर जाते दिखे हैं और मुनाफे में 78% की बढ़त, 84 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 150 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। इरकॉन इंटरनेशनल ऑपरेशनली नंबर्स यहां पर वीक देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के मार्जिन 10.5% से 8.2% पर आते दिखे हैं। बिल्कुल, तो आइए रिजल्ट्स को विस्तार में समझ लेते हैं। हमारे साथ वरिंदर बंसल कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वो वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। तो हमारे साथ तैयार हैं इस वक्त वरिंदर। वरिंदर, बताइए इस वीकेंड पर आए हुए कौन कौन से नतीजों पर आपने नजर डाली है? मॉर्निंग सर। उससे पहले ना जून का जो नंबर्स आएगा ऑनेस्टली बहुत खराब आ सकता है। अपने को हाँ। डीमार्ट ने दिखा दिया है कि किस तरीके से नंबर्स डीमार्ट के आए हैं। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि बहुत कंपनीज के नंबर्स बहुत बहुत गंदे आएंगे इस बार। सर एक लाइन बोलूंगा बिफोर वी जंप इनटू गुड बैड एंड अगली नंबर्स, फोर्स पटाखा नंबर्स। क्या है कि इस बार ना आप प्लीज डेटर्स में और इन्वेंट्री में प्लीज बहुत ध्यान रखिए, बिकॉज अगर किसी भी कंपनी का हिट आएगा तो सबसे बड़ा हिट ना वो कंपनी अपना रिसीवेबल्स में और इन्वेंट्री में लेगा। और सर जो वीकेंड में नंबर आए ना, बहुत कंपनीज के नंबर अभी तक भी मार्च के आ रहे हैं, जून के नहीं आ रहे हैं। सो ये चीजें देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक्चुअली में जो बुरे नंबर्स आएंगे, जून विल टेल यू हाउ बैड और हाउ गुड अ कंपनी इज जिसने वो डाउनफॉल को थोड़ा सा भी एब्जॉर्ब किया आगे नहीं किया। नाउ कमिंग टू नंबर सेल, आई थिंक आप लोगों ने बहुत डिस्कस कर लिया, तो सेल पे मैं नहीं जाऊंगा। In terms of good numbers, I think GNFC was good number, but again I tell you this is March ended numbers, these are not June ended numbers. अगर आप GNFC के नंबर्स देखें तो उसका EBITDA 100 करोड़ से कुछ 160 करोड़ गया था, मार्जिन 7% से 12% गए थे। सर उसका प्रॉफिट 240 करोड़ का रिपोर्टेड है, बट उसमें टैक्स क्रेडिट है 100 करोड़ का। इसमें फर्टिलाइजर सेगमेंट ने बहुत अच्छा किया है, जो 5 करोड़ से 165 करोड़ हो गया है। तो कुछ और फर्टिलाइजर स्टॉक्स कुड बी इंटरेस्टिंग टू सी टुडे कि किस तरीके से बिहेव करते हैं। हालांकि केमिकल सेगमेंट में अभी भी लॉस रिपोर्ट कर रही है। सो फर्टिलाइजर्स ने बहुत पुश किया है जी। जून एंडेड नंबर्स नहीं है ये। सेल्स 4% ऊपर था, प्रॉफिट 15% ऊपर था, बट इसके मार्जिन नीचे थे। द ओनली रीजन आई एम पुटिंग देम इन गुड नंबर्स इज बिकॉज इसका जो अभी भी ट्रेलिंग प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो 10 टाइम का है। एक छोटा कंपनी है सर, 700 करोड़ का मार्केट कैप है जिसका, पीडीएस मल्टीनेशनल फैशन। अगेन ये मार्च एंडेड नंबर्स है, बट इसके नंबर्स अच्छे आए थे, जिसमें एबिटा 33% ऊपर था, मार्जिन 5.5% थे वर्सेस 4%। In terms of weak numbers, IRCTC, I will say it is a weak number. Again, ये मार्च एंडेड नंबर है, जून का अभी तक नंबर नहीं आया। मैंने वीक में इसलिए डाला है सर बिकॉज ये 80 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, सो इट इज ऑब्सीन। तो अगर आप क्वार्टर नंबर्स इसके देखो तो सेल्स 18% डाउन है, एबिटा 24% डाउन है, पैट 27% डाउन है। वाई ऑन वाई यू कांट कंपेयर दीज नंबर्स, जो बहुत दूसरे लोग कंपेयर कर रहे हैं। आई डोंट नो, सम आर सेइंग कि 50% मार्जिन है, वो गलत है। 34% मार्जिन आया है इस बार आईआरसीटीसी का, बट अगेन आई एम सेइंग वीक इसलिए बिकॉज 80 टाइम्स पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके नंबर्स इस तरीके से नहीं आ सकते। वीक में सर एक और नंबर है एवरेस्ट कांटो, अगेन एक जून एंडेड नंबर है, मार्च एंडेड नंबर है। इसका एबिटा 18% डाउन था, मार्जिन 9% वर्सेस 12%। कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज इस बार हिट किया कंपनी को। अगर आप बोलो तो सर आई विल गो इनटू द लास्ट कैटेगरी व्हिच इज द फुस कैटेगरी। जी जी, बताइए जो सबसे खराब रिजल्ट से बता दीजिए। तो सर मेरे हिसाब से बहुत खराब नंबर्स फ्यूचर कंज्यूमर के आए हैं। एंड इसमें बहुत जरूरी है एक दो चीजें समझनी। फ्यूचर कंज्यूमर के अगेन ये मार्च एंडेड नंबर्स है, जून एंडेड नहीं है। सो आप सोचिए अगर मार्च इतना खराब है, जून कैसा हो सकता है। सेल्स सिर्फ 9% नीचे थी सर, बट कंपनी ने एबिटा लॉस किया 66 करोड़ का और नेट लॉस किया 250 करोड़ का वर्सेस अ प्रॉफिट ऑफ 8 करोड़। वाई आई एम सेइंग दिस इज इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट फॉर, बिकॉज इसमें सर कंपनी ने क्रेडिट लॉस लिया है 85 करोड़ का चौथे क्वार्टर में ऑन रिसीवेबल्स, जिससे पैसा लेना था वो पैसा नहीं आया। जैसे याद है हम तेजस नेटवर्क्स की बात कर रहे थे कि उसको पैसा अभी तक आ ही नहीं रहा 3-4 साल में। सो इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में, आई विल बी वॉचिंग वेरी वेरी केयरफुली इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल्स, बिकॉज सबसे ज्यादा हिट वही होगी। आपने पैसा लेना था, पैसा दिया ही नहीं है। सो इतना बड़ा लॉस इसलिए आया बिकॉज इसने सेल कर दिया था बट पैसा नहीं आया, तो इसने राइट ऑफ कर दिया उसको। सो दिस इज वेरी बैड। IFB एग्रो एबिटा लॉस हुआ, लॉस भी हुआ,
जो मेरीन सेगमेंट है सर, जो उसने 20 करोड़ का एबिट लॉस किया वर्सेस 2.5 करोड़ का जो लॉस था। स्पिरिट लिकर अभी भी ठीक कर रहा है, उसका जो 5 करोड़ से 16 करोड़ हुआ, बट मेरीन सेगमेंट ने बहुत गंदे नंबर्स आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज के लेके आए हैं, और जून का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, सो ये मार्च के नंबर्स ही है। सो अकॉर्डिंग टू मी आईएफबी एंड फ्यूचर कंज्यूमर्स आर रियली फर्स्ट दिस टाइम। ओके, तो चलिए ये हैं वो तमाम रिजल्ट्स। और वरिंदर, 10:15 बजे भी आप जुड़ेंगे ना अपनी कंपनी की रिसर्च के साथ? इंटरेस्टिंग कंपनी निकाली है, सो आई लुक फॉरवर्ड टू शेयर द रिसर्च, ओनली रिसर्च डेटा पॉइंट्स। उसमें मुझे बहुत सीखने को मिला है। आई होप कि व्यूअर्स को भी सीखने को बहुत मिले उस कंपनी में, बिकॉज हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो कुछ बेहतरीन रिसर्च आपके सामने 10:15 बजे वरिंदर फिर रखेंगे। फिलहाल रिजल्ट्स क्योंकि आने शुरू हो चुके हैं, इस तिमाही के भी और पुरानी पिछली तिमाही के भी काफी जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो आपको मिल रहे हैं, तो वो वरिंदर आपको यहाँ बता रहे हैं। शुक्रिया आपका फिर से आज रिजल्ट एक्सरे बताने के लिए। और आइए, हमारी रिसर्च टीम तैयार है, आप चलते हैं कुशल के पास। कुशल, बताइए खबरों वाले शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो शुरुआत डीमार्ट से करते हैं। इनके स्टैंडअलोन आधार पर जो Q1 FY21 के नंबर्स आए हैं वो वीकर साइड पर देखने को मिले हैं, पर जो अनुमान था स्ट्रेट का उससे बेहतर साइड पर आते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट मुनाफा अगर आप देखें तो 85% गिरा है, 335 करोड़ के मुकाबले 50 करोड़ हो गया है, पर स्ट्रीट का एस्टिमेट 30 करोड़ का मुनाफा आने का था। साथ ही कंपनी की मार्जिन अगर आप देखें तो 10.3% से घटकर 2.8% हुई है। स्ट्रीट का एस्टिमेट 2.5% का था, तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट एस्टिमेट से बेहतर, पर नेट ओवरऑल नंबर्स देखेंगे तो वीकर साइड पर दिख रहे हैं। आरबीआई गवर्नर का भी बयान आया था, तो बैंक्स आज फोकस में रहेंगे। वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से बैंकों के एनपीए में बढ़ने का खतरा उनको नजर आ रहा है, और साथ ही वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कैपिटल रेजिंग एबिलिटी है बैंकों की, उस पर अब ज्यादा ध्यान देना होगा। वहां पर जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है, तो उसको सही तरीके से एस्टिमेट करना जरूरी है। साथ ही बायोकॉन, इनको जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उनसे कोरोना के इलाज के लिए इटोलिजुमाब, ये दवाई का नाम है, इसको मंजूरी मिल गई है, तो अब बायोकॉन आज फोकस में रह सकता है। साथ ही आईआरबी इंफ्रा, आप देखिए 2200 करोड़ का ऑर्डर इनको मिलता हुआ नजर आया है। भारत माला के तहत पश्चिम बंगाल में ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। साथ ही टेलीकॉम स्टॉक्स आज अनिल जी फोकस में रहेंगे, जिसमें ट्राई ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इन दोनों के प्रीमियम प्लान्स को बंद कर दिया है, और वो देख रहे हैं कि प्लान जो है ये मोबाइल सेवाओं की क्वालिटी को कम कर सकता है। अब आगे फर्दर डिटेल्स जो है इसमें देखना होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, पर बहरहाल जिस आपका जो सेंटिमेंट बन रहा है इस न्यूज के आधार पर, वो नेगेटिव साइड पर दिख रहा है। ओके, ये है कुछ शेयर्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। कुछ और स्टॉक्स जहां पर फोकस रहेगा बताने के लिए तैयार है पूजा। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। खबरों वाले शेयर्स पर अगर बात करें तो एस्कॉर्ट्स पर आज आप नजर रखें। सीसीआई ने एस्कॉर्ट्स और कुबोटा कॉर्पोरेशन की डील को मंजूरी दे दी है। मार्च में इस डील की घोषणा हुई थी, जिसमें कि अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको मंजूरी भी दे दी है, और यहाँ कुबोटा कॉर्पोरेशन को 850 रुपए प्रति शेयर पर प्रेफरेंशियल इशू के जरिए एस्कॉर्ट्स के करीब 9% इक्विटी जारी होंगे, तो आज एस्कॉर्ट्स फोकस में रहेगा। रिलायंस पर भी नजर रखिए। क्वालकॉम वेंचर्स जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ का निवेश करने वाली है, ये एक अपडेट आया है, और जियो में 0.15% हिस्सेदारी के लिए कंपनी निवेश करेगी, तो एक और निवेशक आ रहा है जियो में हिस्सेदारी खरीदने के लिए। HUL की तरफ से भी कुछ बयान आ रहे हैं, और उन्होंने चाय कारोबार बिक्री जो बंद करने की घोषणा की थी, अब उस पर दोबारा विचार कर रहे हैं, और उनका कहना है कि भारत इंडोनेशिया में चाय कारोबार जारी रख सकते हैं। पेप्सी जेवी में हिस्सा बिक्री का फैसला टालने पर भी विचार है, और यहाँ पर एक ये भी अपडेट आ रहा है कि बिक्री से मिलने वाली रकम घटकर अब 4 से 5 अरब पाउंड संभव है, ये सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। तो HUL की तरफ से जो बयान आ रहे हैं इसके चलते आप यहाँ पर भी नजर रखिए। क्लैरियंट केमिकल्स 140 रुपए प्रति शेयर स्पेशल अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है कंपनी ने, और इसके अलावा 11 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है, और दोनों की जो रिकॉर्ड डेट है वो 18 जुलाई तय की गई है। टाइटन और तमाम ज्वेलरी स्टॉक्स पर भी आज आप नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि जेम्स ज्वेलरी सेक्टर को सरकार से बड़ी राहत मिली है, और कट एंड पॉलिश्ड डायमंड के रीइंपोर्ट नियमों में कुछ राहत यहाँ पर दी गई है, और 3 महीनों के लिए ये राहत दी गई है, तो आज ज्वेलरी स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। वोडाफोन आइडिया पर भी नजर रखिए। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की तरफ से बयान आया कि 1254 करोड़ रुपए के एनसीडी पर भुगतान कंपनी ने पूरी तरह से कर दिया है, तो आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करते हैं फंड एक्शन की। सीक्वेंट साइंटिफिक एग्नेस होल्डिंग ने कंपनी की करीब
18.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 93 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। और उसके सामने जिन्होंने बेचा है ये प्रोनोम्स वेंचर्स एक फंड हाउस है, जिन्होंने बिकवाली की है करीब 18.6 लाख शेयर्स की 93 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। ओके, तो ये है कुछ स्टॉक्स जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले तो बताइए नतीजों वाले स्टॉक्स पर कौन सी रिपोर्ट्स हैं? वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डीमार्ट के नतीजे आए थे और अगर आप देखें तो नतीजे बेहद कमजोर देखने को मिले थे। मुनाफा 85% घटा है जिसके चलते क्रेडिट स्विस जो है अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 2000 रुपए के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 2758 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे 2200 रुपए के लक्ष्य के लिए। और बैंक ऑफ अमेरिका जो है ये ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव है जिसके चलते खरीदारी की राय दे रहे हैं 2750 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो मच अवेटेड सेल की चौथी तिमाही के नतीजे आए थे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 27 रुपए के लक्ष्य के लिए। 37 रुपए शुक्रवार की क्लोजिंग है और ये कह रहे देखिए नतीजे तो अनुमान से बेहतर देखने को मिले लेकिन ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब जो कर्ज है वो भी करीब 52,000 करोड़ के ऊपर जा चुका है जिसके चलते ये स्टॉक पर हल्के से नेगेटिव है। ओके, ये तो रहे नतीजों के दम पर रिपोर्ट्स। अन्य स्टॉक्स पर क्या रिपोर्ट्स हैं आशीष? अन्य ढेर सारी रिपोर्ट्स है दीपांशु। अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है इन्फो एज पर जहां पर इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2610 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे जोमेटो ने एक मिनी एनुअल रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा जा रहा है कि उसका जो कैश बर्न है अब वो घटता हुआ जा रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी जो जोमेटो के फायदे हैं वो फैक्टर्ड इन है, इसके लिए ज्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं लगा रहे। 2610 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 1375 से बढ़ाकर 1690 कर दिया। और ये कह रहे हैं कि ब्लू स्काई सिनेरियो में 2300 रुपए यानी बुल केस में अगर आप देखें तो 2300 रुपए तक का ये लक्ष्य दे रहे हैं। बायोकॉन ने जो दवा लॉन्च की है कोरोना वायरस के इलाज के लिए, उसके मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 327 रुपए के लक्ष्य के लिए। 314 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। भारत फोर्ज पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 480 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे मध्यम अवधि में अगर देखा जाएगा तो आउटलुक चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। HSBC की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई कॉन्कोर पर जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 500 रुपए के लक्ष्य के लिए। सद्भाव इंजीनियरिंग CLSE की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 120 रुपए के लक्ष्य के लिए। 49 रुपीज शुक्रवार की क्लोजिंग है। अगर ये कहें कि कह रहे हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखें तो कई सालों के निचले स्तर पर है, कंपनी ने कर्ज को घटाने में काफी ज्यादा फोकस किया है। और आज के लिए आखिरी रिपोर्ट है CLSE की रिपोर्ट है टाटा मोटर्स पर जहां पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 103 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि जो बिक्री आंकड़े JLR ने रिपोर्ट किए वो बेहद कमजोर है। तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा फोकस। आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। वागिल साहब गुड मॉर्निंग, करिए शुभ शुरुआत। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। बाय करने का इरादा है। जिंदाल स्टील 169 का क्लोज है, 167 का एक क्लोज स्टॉप लॉस ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके 175 के टारगेट्स के लिए बाय करें। ओके, JSPL खरीदने ये है राय। जय गुड मॉर्निंग, आपकी राय? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। अनिल जी बाय रिकमेंडेशन है और वो है कल्पतरु पावर पे। कल्पतरु पावर बाय करना है। इसका क्लोजिंग करीब 261.60 के आसपास था। ये मैं कहूँगा कि ऊपर के जो टारगेट्स इसकी इमीडिएटली बन रहे हैं, दैट कम्स टू 269 एंड देयर आफ्टर 273। 269 एंड 273 ये दो टारगेट्स के लिए कल्पतरु पावर को बाय करें। नीचे में हम स्टॉप लॉस लगाना है 257.90 का। ओके, तो ये है आपके लिए कल्पतरु पावर में खरीदारी करने की राय। कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर, आपकी राय?
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है और ख़रीदना है BBTC यानी कि बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, जिसमें हमने शुक्रवार के ट्रेड में एक दमदार ब्रेकआउट 1200 के ऊपर आते हुए देखा है। ब्रिटानिया भी अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, तो इन स्तरों पर BBTC को खरीदें। 1200 रुपये के ऊपर के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लें, जो कि ब्रेकआउट का लेवल है। मुझे ये 1300-1325 के लेवल्स तक जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो 1300 के इंट्राडे टारगेट के लिए और 1325 के 1-2 दिन के टारगेट के लिए बाय करें BBTC। ओके, ये है आपके लिए BBTC में खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से। बंसल जी, गुड मॉर्निंग, आपकी राय किस स्टॉक पर है सर? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरा स्टॉक वही है जो शुक्रवार को चलते चलते दिया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे खरीदारी की राय है। 2180 का स्टॉप लॉस है, 2280 पहला टारगेट है, 2304 दूसरा टारगेट है। लीवर के साथ ही स्टिक करूंगा। इसके साथ साथ अनिल जी, हमने महिंद्रा EPC पे भी खरीदारी की राय दी थी, तो उसका पूरा अपडेट तैयार है। आप बोले टाइम हो तो अभी, जब भी आप समय के अनुसार बोलेंगे तब मैं अपडेट शेयर कर दूंगा अनिल जी। ओके, तो चलिए, ये है आपके लिए HUL खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से आती हुई। जैन साहब हमारे साथ है, जैन साहब से भी लेते हैं उनके पसंदीदा स्टॉक। जैन साहब बताएं। गुड मॉर्निंग सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। और जबरदस्त मस्त मूड है आज, क्योंकि डाउ जोन्स भी अच्छा बंद हुआ रात को, और फिर जो फ्राइडे के वीकेंड पे जो हमने मस्ती का शो किया, इट वाज अमेजिंग अनिल जी। बहुत मजा आया, बहुत अच्छे फीडबैक आए। बट एनीवेज, मैं स्टॉक्स की अगर बात करूं तो AIA इंजीनियरिंग, ये पहले मैंने 10 की कमाई में भी ये स्टॉक दिया हुआ है, और ये बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे। ये स्टॉक बहुत ही रेजिलियंट है, बजट के टाइम पे भी स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ है। तो AIA इंजीनियरिंग इज वन स्टॉक। दूसरा है मेट्रोपोलिस। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो डायग्नोस्टिक वाले कारोबार है, तो डॉक्टर लाल पैथलैब तो बहुत बार दे चुका, मेट्रोपोलिस सेकंड ऑप्शन है। थर्ड थायरोकेयर है, बट मुझे फंडामेंटली क्रम वाइज डॉक्टर लाल पैथलैब, मेट्रोपोलिस और उसके बाद थायरोकेयर लगता है। तो मेट्रोपोलिस एक और स्टॉक है। और एक ये पहले भी मैंने दिया हुआ स्टार सीमेंट। जिस तरीके से फ्राइडे को बंद हुआ और जिस तरीके से एक अच्छा मजबूत बना हुआ, मैंने 76 लेवल से दिया और 85 से 90 के बीच में काफी दिन तक रहा है, और अब 90 को क्रॉस किया है। अच्छी क्लोजिंग दिया था फ्राइडे को, तो उस बेस पे 94-95 के टारगेट के लिए किया जा सकता। बाकी जो मैंने फ्राइडे के शाम को जो स्टॉक्स दिए थे, वो VST इंडस्ट्रीज है इंट्राडे पे, फाइन ऑर्गेनिक्स है पोजिशनल पिक के तौर पे, और एक इलेंटास बैक। ये नाम थोड़ा नया है, बट डॉक्टर बैक एंड कंपनी के नाम से पुराना नाम था, तो इलेंटास बैक वो लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे मैंने दिया था। ओके, तो ये है आज के लिए आपकी पिक्स। AIA इंजीनियरिंग, मेट्रोपोलिस और स्टार सीमेंट, 3 स्टॉक चुने हैं जैन साहब ने। आइए, शुभम जी हमारे साथ हैं। शुभम जी, गुड मॉर्निंग, आपकी पिक बताएं सर। वो है खरीदारी की राय है इन्फोसिस पे। और इन्फोसिस को अगर हम देखें तो वहां पे एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट बना है। 760 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, वहां पे काफी राइटिंग है, और फ्यूचर का जो प्राइस है वो अभी उसके ऊपर चल रहा है, लगभग 780-82 रुपए के आसपास। तो ये कॉल राइटर्स का मुझे लगता है कि एक ट्रैप क्रिएट होगा, और उसके चलते एक रैली देखने को मिल सकता है। और पिछले 4 दिनों का अगर हम डेटा देखें तो उसमें भी लॉन्ग बिल्टअप्स दिख रहे हैं डेरिवेटिव के डेटा में। तो मुझे लगता है कॉल ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। 800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो 17 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है, उसको खरीद के चले। यहाँ पे टारगेट होगा 22 रुपए का, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 14 रुपए। 14 रुपए का स्टॉप लॉस, 17 रुपए के आसपास खरीदिए, 22 रुपए का टारगेट, 800 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय इन्फोसिस में। गुड मॉर्निंग सुमित जी, बताइए आपका स्टॉक आज का। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का स्टॉक में मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री परफॉर्म कर सकता है। वैसे भी कल के सेशन में रिलायंस ने ही मार्केट को लोअर लेवल से खींचा था, और अब यहाँ से ऐसा लगता है कि रिलायंस और भी ऊपर का मूव दिखा सकता है। 1870-75 के आसपास रिलायंस के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनाए। नीचे में रिलायंस का जो सपोर्ट है करीब 1830 के आसपास है, तो वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर में हमें लगता है कि 1900 के लेवल टूटेंगे, और 1920 रुपए से लेके 1950 रुपए तक का अपसाइड मूव रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, कुणाल जी, डी मार्ट के चार्ट्स देखिए, एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट के, और बताइए कि क्या करना चाहिए। रिजल्ट्स आए उम्मीद के मुताबिक है, लेकिन ऐसे देखेंगे तो बहुत ही कमजोर नजर आ रहे हैं। चार्ट्स पर क्या संकेत हैं? देखिए, सबसे पहले तो अनिल जी मेरा डिस्क्लेमर है, मेरा निजी निवेश है डीमार्ट में। दूसरी चीज़ अनिल जी ये है कि स्ट्रक्चर अभी भी मुझे स्ट्रांग लगता है। ये बात ज़रूर है कि आज रिजल्ट्स के बाद हो सकता है कि आपको कुछ एक डाउनवर्ड टिक देखने को मिले,
लेकिन मुझे लगता है कि 2200 के आसपास चार्ट पर एक अच्छा सपोर्ट है। 2200 के ऊपर जब तक ये स्टॉक टिका हुआ है तो कोई खास परेशानी की वजह नहीं है। 2200 के नीचे जाएगा तभी एक बार के लिए एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। ऊपर मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस 2500 का है, जहां पर 3 बार ये स्टॉक इन लेवल से टकराकर नीचे आया है। जैसे ही डीमार्ट 2500 को पार करेगा, इसमें आपको एक नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म में जरूर कुछ पेन देखने को मिल सकता है। 2200 से 2500 इस रेंज पर फोकस करिए। 2200 के नीचे खराब, 2500 के नीचे और बेहतर, अदरवाइज रिजल्ट्स इन लाइन। आइए जीएनएफसी एक और स्टॉक है। जैन साहब, इस पर आपको राय देनी है। मेरे ख्याल से गुरुवार या शुक्रवार को आपने क्लोजिंग वाले शो में इसे रिकमेंड भी किया था। रिजल्ट्स अच्छे आए, आय जरूर कम हुई है लेकिन कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन 5% और बढ़कर आए, तो उस लिहाज से नंबर्स ठीक है। क्या करना चाहिए जीएनएफसी में? बिल्कुल अनिल जी, आपको बहुत अच्छा याद है। स्पेशल पिक के तौर पे फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन दिया था। फ्राइडे को रेगुलरली आता हूं, बट थर्सडे को उस दिन आया था। और ये स्टॉक मैंने आत्मनिर्भर पिक के तौर पे भी दिया था। उस टाइम पे 150-55 के लेवल्स थे। उसके बाद ये 170-71 रुपए के लेवल्स थे उस दिन, शायद आई थिंक, या 167-68 थे। और अब लगता है कि मुझे ये 195-200 का मैंने टारगेट्स दिया, बहुत इजीली अचीव करेगा। ये फर्टिलाइजर सेक्टर में सबसे बढ़िया लगती है मुझे कंपनी। रीजन बीइंग, बहुत ही बढ़िया कंपोनेंट है, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स भी, और कुछ इनका आईटी से भी रेवेन्यू आता है। और सबसे बढ़िया बात है, वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं। और जब क्वार्टरली रिजल्ट्स ऐसे आ जाए जो मार्च का है, और जून में तो वैसे ही फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स वालों ने जबरदस्त काम किया है, तो आई थिंक आज अच्छा खासा गैप अप के साथ भी खुल जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। बट अब लेना नहीं है, क्योंकि अब क्या है कि ऑलरेडी नीचे के लेवल से बहुत चल चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज अब फ्रेश बाइंग के लिए नहीं है। बट यस, गैप अप पे आए, 195-200 आए तो एक बार निकलने में भी कोई बुराई नहीं है। वो समझदारी होगी प्रॉफिट बुकिंग करना। ओके, रेलवे की 2 कंपनियों पर भी राय देनी है आपको रिजल्ट्स के लिहाज से। एक तो है राइट्स, जिसके रिजल्ट थोड़े से ढीले हैं। दूसरा है आपके लिए इरकॉन, इसके भी रिजल्ट आए हैं। इरकॉन के रिजल्ट ढीले और आईआरसीटीसी के रिजल्ट अच्छे हैं। 2 के रिजल्ट आए, राइट्स के नहीं, माफ कीजिएगा। आईआरसीटीसी के रिजल्ट अच्छे हैं, इरकॉन के ढीले हैं। तो जैन साहब, इन दोनों पर आप अपनी राय तैयार रखिए, मैं लूंगा थोड़ी देर बाद।